गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छात्रों, पिछली क्लास में हमने मुद्रा परिमाण का कैम्ब्रिज सिद्धांत किया और उसमें मैंने आपको मार्शल समीकरण, पिगू समीकरण, रॉबर्टसन समीकरण और कीन्स समीकरण, इन समीकरणों को स्पष्ट करते हुए विभिन्न प्रकार के उदाहरण लेते हुए हमने मुद्रा की मात्रा, कीमत स्तर और उसके मूल्य के बीच एक निश्चित संबंध को स्थापित किया और उसमें ये निष्कर्ष निकला कि जो फिशर का सौदा उपागम सिद्धांत था उस पर कैम्ब्रिज थ्योरी ने कुछ सुधार करते हुए अपना सिद्धांत विकसित किया। आज हम इस वीडियो में जो अध्ययन करेंगे वो है कैम्ब्रिज सिद्धांत की आलोचनाएं। देखिए छात्रों, फिशर के सिद्धांत की आलोचना हमने की और उसके बाद कैम्ब्रिज थ्योरी डेवलप हुआ। फिशर के सिद्धांत की आलोचनाओं का आधार कैम्ब्रिज सिद्धांत बना और इस वीडियो में हम कैम्ब्रिज सिद्धांत में कुछ कमियां रही हैं उन पर हम आपसे बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें यदि हम बात करें, प्रोफेसर एलसी डे, एक विद्वान है प्रोफेसर एलसी डे, उन्होंने कहा है कि यद्यपि मुद्रा परिमाण का कैम्ब्रिज सिद्धांत फिशर के सिद्धांत पर एक सुधारात्मक सिद्धांत है, इस बात को नहीं नकारा जा सकता, लेकिन कैम्ब्रिज सिद्धांत की जो व्यवस्थाएं हैं वो वर्तमान समय की आर्थिक जटिलताओं का जवाब देने में असमर्थ रही हैं, जिसके कारण कैम्ब्रिज जो थ्योरी है वो आलोचनाओं का सिद्धांत बन जाता है। उस समय की, या यूं कह सकते हैं कि फिशर का जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत है उस पर वो सुधार है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी वर्तमान समय की आर्थिक जटिलताएं हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं, उनका जवाब देने में कैम्ब्रिज थ्योरी असमर्थ है। इसलिए इस सिद्धांत की आलोचनाएं बनती हैं। इसमें अपन बिंदुवार बात करेंगे। जैसे इसकी पहली आलोचना है इस सिद्धांत की अवास्तविक मान्यताएं। आप चाहे मार्शल समीकरण की बात करें, फिशर पिगू समीकरण की बात करें, रॉबर्टसन समीकरण की बात करें, केन समीकरण की बात करें, उसमें कुछ ऐसे तथ्य निर्धारित किए गए हैं जैसे के, ओ, आर, टी, इनको ये अपने अपने समीकरणों में कांस्टेंट करते हैं, स्थिर मानते हैं, जबकि वास्तविक प्रक्रिया में ये जो चर हैं ये स्थिर नहीं होते हैं। मुद्रा का वह भाग जिसे हम नगद रूप में रखना चाहते हैं वो के है, आर का वह भाग जिसे हम नगद रूप में रखना चाहते हैं वो के है। तो के को आप कांस्टेंट नहीं कर सकते। हमारी नगद में रखने की जो प्रक्रिया है वो हमारी आवश्यकता के अनुसार बदल जाती है। कभी हमें ज्यादा नगद में रखने की आवश्यकता पड़ जाती है, कभी हमें कम रखने की आवश्यकता पड़ जाती है, और फिर ये वाई पे डिपेंड करता है। नगद को जो हम रखेंगे लेन देन के लिए या सतर्कता के लिए, वो वाई पे डिपेंड करता है। यदि हमारा आय बढ़ गया तो हम नगद कोष भी बढ़ा देंगे, और यदि हमारे आय घट गया तो हम नगद कोष भी घटा देंगे। तो इसमें के को स्थिर करना, आर को स्थिर करना, ओ को स्थिर करना, टी को स्थिर करना, अलग अलग समीकरणों में जो चर लिए हैं इनको स्थिर करना सही तर्क नहीं है। इसलिए इस सिद्धांत की अवास्तविक मान्यताएं जो हैं इस सिद्धांत को आलोचनाओं का सिद्धांत बना देती है। देखिए छात्रों, मूल रूप से इस सिद्धांत की हम शुरुआत करते हैं, उसमें बेसिक मान्यता हम ये लेते हैं कि मुद्रा विनिमय के साथ साथ संचय का काम भी करती है, और मुद्रा का संचय क्यों होता है, और इसमें प्राथमिक स्तर पर दो उद्देश्यों की बात की गई है। दूसरी आलोचना की यदि अपन बात करें तो प्राथमिक स्तर पर दो उद्देश्यों की बात की गई है कि मुद्रा को नगद रूप में रखने के लिए दो उद्देश्य हैं। एक तो लेन देन उद्देश्य, दैनिक दिनचर्या के हमारे जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए हम लेन देन उद्देश्य की बात करते हैं, और एक सतर्कता उद्देश्य। तो व्यापक तौर पर मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन, इन्होंने मुद्रा के नगद रूप में रखने के दो उद्देश्यों की व्याख्या की है। तीसरा उद्देश्य उसमें कीन्स ने जोड़ा है, लेकिन कैम्ब्रिज थ्योरी जो कीन्स के द्वारा जोड़ा गया उद्देश्य है, सट्टा उद्देश्य, इसकी अवहेलना करती है, इसको नहीं मानती है। इसलिए कुछ विद्वान इसकी आलोचना करते हैं कि मुद्रा की जो मांग है वो दो उद्देश्य के लिए नहीं, तीन उद्देश्य के लिए की जाती है। पहला लेन देन उद्देश्य, दूसरा सतर्कता उद्देश्य, और तीसरा सट्टा उद्देश्य, जिसमें सट्टा उद्देश्य को ब्याज की दर का फलन उन्होंने माना है कि सट्टा उद्देश्य और ब्याज की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। जब ब्याज की दर यदि बढ़ जाएगी तो लोग सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कम करेंगे, और जब ब्याज की दर घट जाएगी तो लोग सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ज्यादा करेंगे। तो छात्रों, यहां पर कैम्ब्रिज थ्योरी के अंदर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की अवहेलना की गई है, इसलिए आलोचक इसकी आलोचना करते हैं।
और ये बात स्पष्ट करता है कि मुद्रा की मांग 2 उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि 3 उद्देश्य के लिए की जाती है, जिसमें लेन देन उद्देश्य ट्रांजैक्शन मोटिव, LT इज फंक्शन ऑफ वाई कहा गया, दूसरा प्रिकॉशन मोटिव सतर्कता उद्देश्य जिसको LP इज फंक्शन ऑफ वाई कहा गया है, और तीसरा जो उद्देश्य इसमें व्यापक तौर पर केन्स ने जोड़ा है आगे जाकर वो है सट्टा उद्देश्य LS इज फंक्शन ऑफ R। तीसरी जो इसमें आलोचना बनती है छात्रों वो है चक्रीय तर्क। यह सिद्धांत जो है वो चक्रीय तर्क प्रस्तुत करता है। एक बार तो कहता है मुद्रा की मात्रा नगद शेष से निर्धारित होती है, मुद्रा की जो मात्रा है वो नगद शेष से निर्धारित होती है, जितना अधिक नगद शेष रहोगे उतना मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ कहता है कि नगद शेष जो है वो मुद्रा की मात्रा से निर्धारित होता है। तो ये चक्रीय तर्क देने में सफल नहीं है सिद्धांत। एक तरफ तो कह रहा है मुद्रा की मात्रा नगद शेष से निर्धारित हो रही है और आगे जाकर दूसरी तरफ कह रहा है कि नगद शेष जो है वो मुद्रा की मात्रा से निर्धारित होता है। तो ये स्पष्ट करने में ये सिद्धांत सफल नहीं है कि नगद शेष मुद्रा की मात्रा से निर्धारित होता है या मुद्रा की मात्रा नगद शेष से निर्धारित होती है। तो इन बिंदुओं का जवाब देने में ये सिद्धांत जो है वो सफल नहीं है। आगे इसकी चौथी आलोचना की यदि अपन बात करें तो बचत और निवेश की अवहेलना करता है। इस सिद्धांत में बचत और निवेश, इसका मतलब वास्तविक जो बाजार है उस वास्तविक बाजार को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वास्तविक बाजार में बचत जो है वो आय का फलन होता है और क्लासिकल के अनुसार जो निवेश है वो भी आय का फलन होता है। लेकिन आगे जाकर इसको फिर ब्याज की दर में हम कन्वर्ट करेंगे नियो क्लासिकल के अनुसार। लेकिन कैम्ब्रिज थियरी बचत और निवेश फलन की अवहेलना करता है, इसमें बचत और निवेश को शामिल नहीं करता, इसलिए इस सिद्धांत की आलोचनाएं आगे जाकर बनती है। इसके अलावा पांचवी जो इसकी आलोचना है उसके यदि अपन बात करें, कुल जमा को अधिक महत्व दिया है। कैम्ब्रिज सिद्धांत ने अपने समीकरणों में जो टोटल डिपॉजिट है कुल जमा उसको ज्यादा महत्व दिया है। मैंने पीगू समीकरण आपको बताया था, पीगू समीकरण में हमने स्पष्ट किया था एक वैधानिक जमा होती है, एक वैधानिक मुद्रा होती है, एक साख मुद्रा होती है। तो जो वैधानिक मुद्रा है वो हम हमारे पास नगद रूप में जितना रखना चाहते हैं वो वैधानिक मुद्रा में आता है, और जो उसके अलावा जो नगद का एक भाग जो हम बैंक में रखते हैं वो साख मुद्रा में आता है। तो कहने का मतलब कैम्ब्रिज थ्योरी जो है पीगू को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जो समीकरण जिन्होंने भी दिए थे, मार्शी की बात हो, रॉबर्टसन की बात हो, कीन्स की बात हो, वो टोटल डिपॉजिट में ज्यादा बल दे रहे हैं, दोनों को एक में शामिल कर रहे हैं, उसको विभाजित नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी ये सिद्धांत आलोचनाओं का सिद्धांत बन जाता है। आगे जाकर यदि हम इसकी बात करें तो मुद्रा की मांग लोच इकाई नहीं होती। देखिए छात्रों, इस कैम्ब्रिज थ्योरी के अंदर मुद्रा की जो मांग है वो इकाई लोच मानी गई है। इकाई लोच का मतलब होता है दोनों चरों के बीच में एक निश्चित या आनुपातिक संबंध का होना, और आनुपातिक संबंध जब दो चरों के बीच में बनता है तो मैंने आपको चित्र द्वारा स्पष्ट भी किया था जब सिद्धांत पढ़ाया था। तो उसमें क्या होता है, जो मांग पत्र होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डेवलप होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। किसमें? जब इकाई मांग लोच होती है या मुद्रा की जो मात्रा है वो इकाई मांग लोच होती है, तब उन चरों के बीच में जो संबंध आएगा वो आनुपातिक होगा और उन पर बनने वाला मांग वक्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इस चीज को हमने सिद्ध भी किया था, डायग्राम बना के, टेबल बना के मैंने बताया था आपको कि आप यदि मुद्रा की मात्रा को दुगुना करेंगे तो कीमत स्तर उसी अनुपात में आधा हो जाएगा। आप मुद्रा की मात्रा को 4 गुना करेंगे तो कीमत अनुपात उसी अनुपात में चौथाई हो जाएगा। आप 3 गुना करेंगे तो तिहाई हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार के संबंध क्यों बात करता है? जबकि नगद शेष और मुद्रा की मात्रा के बीच में यदि हम इकाई लोच का संबंध स्थापित करें तो वो सही नहीं है, क्योंकि कभी भी मुद्रा की मात्रा और नगद शेष के बीच में इकाई लोच का संबंध नहीं हो सकता। दोनों के बीच में एक निश्चित अनुपात में यदि परिवर्तन होगा, इस बात को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुद्रा, ये जो सिद्धांत इकाई लोच मानता है मुद्रा की मांग को, वो गलत है। वो इकाई लोच से ज्यादा भी हो सकता है, इकाई लोच से कम भी हो सकता है, बेरोजगार भी हो सकता है और रोजगार भी हो सकता है, जबकि इकाई लोच वो नहीं होगा। इसके अलावा अगला जो हमारा बिंदु है वो है मुद्रा की मांग ब्याज निरपेक्ष नहीं है। मुद्रा की मांग ब्याज निरपेक्ष नहीं है। देखिए, सापेक्ष और निरपेक्ष दो तरह के परिवर्तन इकोनॉमिक्स में पढ़े जाते हैं। सापेक्ष जो परिवर्तन होता है वो तुलनात्मक परिवर्तन होता है, और जो निरपेक्ष परिवर्तन होता है वो शुद्ध परिवर्तन होता है, एब्सोल्यूट चेंज। रिलेटिव चेंज सापेक्ष परिवर्तन, एब्सोल्यूट चेंज निरपेक्ष परिवर्तन।
जब दो चरों के बीच में सीधा परिवर्तन होता है, जैसे मुद्रा की जो मात्रा है वो फंक्शन ऑफ px बनता है, कीमत स्तर बनता है, और उनमें कीमत स्तर को यदि बदलने से मुद्रा की मात्रा बदलती है या मुद्रा की मात्रा को बदलने से कीमत स्तर बदलता है, तो ये इनका निरपेक्ष परिवर्तन हो गया। इस सिद्धांत में ब्याज निरपेक्ष नहीं है। इन्होंने सट्टा उद्देश्य के लिए ब्याज को निरपेक्ष माना है कि ब्याज की दर में परिवर्तन होगा तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कम होगी, जबकि पहले अन्य प्रकार के परिवर्तन होंगे, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होगा जिससे कीमत स्तर में प्रभाव आएगा, बाजार की दशाएं बदलेंगी, बाजार की दशाओं के बदलने से ब्याज की दर बदलेगी। तो सापेक्ष संबंध की बात आलोचक कर रहे हैं कि मुद्रा की मात्रा और ब्याज की दर में सापेक्ष संबंध होगा, निरपेक्ष संबंध नहीं हो सकता। तो छात्रों, यहां जो हमने यहां चर्चा की है इस वीडियो में, वो मैंने आपको कुछ आलोचनाओं के बिंदु बताए हैं कि कैम्ब्रिज थ्योरी वैसे तो फिशर थ्योरी पर श्रेष्ठ है, फिशर थ्योरी में ज्यादा कमियां थी, उनको सुधार करते हुए कैम्ब्रिज ने एक सुंदर व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया है। लेकिन फिर भी इस सिद्धांत के बारे में हम ये नहीं कह सकते, जैसे कि एल्सेडे कहते हैं कि आर्थिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में ये उन व्यवस्थाओं को पूरा नहीं करता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, इसलिए इसमें आलोचनाएं बनती हैं। तो वो आलोचनाएं क्या क्या बनती हैं वो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने बिंदुवार आपको बताया, इस सिद्धांत की अवास्तविक मान्यताएं वो इसकी आलोचना बनती है। दूसरा, हमने इसमें जो बात की है वो की है सट्टा उद्देश्य की बात नहीं करता, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग किए बात नहीं करता है, तो वो इसकी आलोचना हो जाती है। चक्रीय तर्क प्रस्तुत करता है कि मुद्रा की मात्रा से नगद शेष निर्धारित होगा या नगद शेष से मुद्रा की मात्रा, इस बात को विश्वास नहीं करता है। इसलिए आगे जाकर फिर इसमें हम बात करते हैं बचत निवेश के प्रभाव की उपेक्षा कर रहा है, कुल जमा पर अधिक बल दे रहा है, ठीक है, ब्याज निरपेक्ष नहीं होता है, इस तरह की बात उसमें की गई है। इसके अलावा मुद्रा की मांग की लोच इकाई होती है, ये ऐसा मानता है, लेकिन आलोचक ऐसा नहीं मानते हैं। तो ये 5-7 बिंदु इसकी आलोचनाओं के बिंदु बनते हैं। तो आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना है, कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कैम्ब्रिज सिद्धांत को विकसित करते हुए उसको समझाते हुए उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करिए, तो आपको आलोचनाओं के बिंदु भी लिखने हैं और कैम्ब्रिज समीकरण के चारों जो समीकरण मैंने आपको बताया है, मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन और केन्स, इन चारों समीकरणों की व्याख्या निर्धारित करनी। अब देखिए छात्रों, कई बार एग्जाम में सिद्धांतों को डेवलप कराने के साथ साथ वो इस तरह का एक सब क्वेश्चन उसमें जोड़ देता है, और वो जोड़ता किस प्रकार से है कि कैम्ब्रिज थ्योरी की फिशर थ्योरी पर श्रेष्ठता को सिद्ध करिए, साबित करिए कि कैम्ब्रिज जो थ्योरी है वो किस प्रकार से फिशर की जो थ्योरी है उस पर श्रेष्ठ है, या मतलब उसमें सुधार करते हुए एक नया सिद्धांत विकसित किया है। तो इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ऐसी क्या विशेष बातें कैम्ब्रिज थ्योरी के अंदर रही हैं जो फिशर उनका जवाब नहीं दे सका। या यूं भी कह सकते हैं कि फिशर समीकरण में जो आलोचनाएं बनी, उन आलोचनाओं को सुधार करते हुए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है उन्होंने जो श्रेष्ठता साबित की है उसको हमें बिंदुवार बताना पड़ेगा। तो छात्रों, यहाँ मुद्रा परिमाण के विनिमय समीकरण तथा नगद शेष समीकरण अपने अपने समय की श्रेष्ठ रचनाएं थी, किंतु फिशर के समीकरण में आने वाली कमियों को दूर करते हुए कैम्ब्रिज ने अपना श्रेष्ठ सिद्धांत विकसित किया है। अब इसको समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बात को दो तरीके से समझना होगा, एक समानता है, एक असमानता है, कि दोनों फिशर जो सौदाउपागम है उसमें और नगद शेष में जो कैम्ब्रिज समीकरण है, दोनों में समानताएं क्या है और असमानताएं क्या है, दोनों में समानताएं क्या है और असमानताएं क्या है। तो समानता पे चर्चा करनी है हमें, फिर हम असमानता पे चलेंगे। तो समानता पे यदि अपन बात करें, समान निष्कर्ष, दोनों समीकरणों के जो निष्कर्ष है वो समान निकलते हैं। फिशर भी ये कहता है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में सीधा संबंध होता है, कि मुद्रा की मात्रा ज्यादा होगी तो कीमत स्तर भी ज्यादा होगा, और मुद्रा की मात्रा कम होगी तो कीमत स्तर भी कम होगा। तो इस प्रकार के निष्कर्ष मार्शल समीकरण में, कैम्ब्रिज थ्योरी में भी निकलते हैं। तो दोनों के जो निष्कर्ष निकल रहे हैं, रिजल्ट निकल रहे हैं, वो समान रूप से निकल रहे हैं, एक समानता उसमें ये आती है। दूसरी यदि अपन बात करें समान समीकरण, समान समीकरण में जो फिशर का समीकरण है वो हमने लिया है P बराबर mv/t, P बराबर mv/t, ये समीकरण लिया है हमने। P का मतलब कीमत स्तर, M का मतलब मुद्रा की मात्रा, V का मतलब चलन वेग, T का मतलब सौदा उपागम, लेन देन व्यापार। आगे जाकर हम जब मार्शल के समीकरण की बात करते हैं तो मार्शल का समीकरण क्या बनता है,
मार्शल का समीकरण बनता है P बराबर M/KT, M/KO, ये समीकरण बनता है उसका। तो उसने भी P को कीमत स्तर मान लिया, M को मुद्रा की मात्रा मान लिया, O उत्पादन हो गया, और इस आय का वह भाग जो वो नगद रूप में रखेगा वो K हो गया। उसने उधर चलन वेग की बात कर ली, V को ले लिया, इसने उसी घटना को किस रूप में ले लिया, K के रूप में ले लिया। तो समीकरण के निष्कर्ष भी समान है। ऐसे आप रॉबर्टसन की बात करें, P बराबर KT M, ये रॉबर्टसन देता है। M बराबर P/KT। पीकू की बात करें, P बराबर P बराबर जो समीकरण दिया है पीकू ने वो दिया है P बराबर KR/M, KR/M। तो यहां P का मतलब कीमत स्तर, K का मतलब R का वह भाग जिसे नगद रूप में रखना चाहेगा, R वास्तविक आय हो गया, M मुद्रा की मात्रा हो गया। तो इस प्रकार से उसने भी समीकरण दिए। तो कहने का मतलब यहां यदि हम बात करें तो दोनों समीकरणों के बीच में, चाहे वो सौदापागम फिशर समीकरण हो, चाहे वो कैम्ब्रिज का नगद शेष समीकरण हो, दोनों के बीच में एक जैसे समीकरणों की बात की गई है। तो दोनों में समानता पाई गई। मुद्रा समान तत्वों के रूप में, मुद्रा की मात्रा को समान तत्वों के रूप में माना है। फिशर M मुद्रा की मात्रा मानता है। इधर आप कैम्ब्रिज समीकरण की बात करें तो मार्शल भी M मानता है, रॉबर्टसन भी M मान रहा है, पीकू भी M मान रहा है, और कीन्स उसको क्या मान रहा है, N मान रहा है। साइन अलग दे रहा है लेकिन उनका संकेत जो है वो एक जैसे ही है। तो ये कुछ इस प्रकार की समानता है जो दोनों में सामूहिक रूप से पाई जाती है। फिशर समीकरण में भी पाई जाती है और कैम्ब्रिज समीकरण में पाई जाती है। इसके बाद यदि अपन चर्चा करें तो दोनों में असमानताएं क्या है जिसके कारण कैम्ब्रिज थियरी जो है वो फिशर थियरी से श्रेष्ठ साबित होता है। ऐसी कौन कौन सी असमानताएं हैं जो कैम्ब्रिज सिद्धांत को फिशर के सिद्धांत से श्रेष्ठ बनाती हैं? तो उनकी यदि अपन बात करेंगे तो मुद्रा के कार्य। देखिए छात्रों, विनिमय समीकरण जो है या सौदापागम जो है जिसे फिशर का समीकरण कहा गया है, उसमें मुद्रा का एकमात्र कार्य माना है विनिमय का माध्यम। मुद्रा केवल एक कार्य करेगी, विनिमय का माध्यम, और दूसरा कार्य मुद्रा नहीं करती। जितना भी पैसा आएगा, मुद्रा आएगा, उससे हम विनिमय करते रहेंगे। जबकि जो कैम्ब्रिज थियरी है या शेष उपागम है, नगद शेष समीकरण है, वो ये कहता है कि मुद्रा विनिमय के साथ साथ संचय का कार्य भी करती है। मुद्रा विनिमय का प्राथमिक कार्य भी करती है और साथ में उसके सहायक के तौर पर संचय का कार्य भी करती है। और मुद्रा की मांग हम क्यों करते हैं, उसके लिए 3 उद्देश्य निर्धारित कर देते हैं: लेन देन उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। 3 उद्देश्यों की बात कर लेते हैं श्रेष्ठता। इसके अलावा यदि अपन आगे बात करें प्रवाह और स्टॉक, प्रवाह और स्टॉक, देखिए फिशर के समीकरण में मुद्रा की पूर्ति को परिवर्तनशील माना है और मुद्रा की मांग को स्थिर माना है। जबकि नगद शेष समीकरण जो है उसमें मुद्रा की मांग को परिवर्तनशील मान लेता है, शॉर्ट टाइम में मुद्रा की पूर्ति को, और वो क्या मान लेता है, स्टॉक मान लेता है। तो कहने का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम की जो बात की गई है वो कैम्ब्रिज समीकरण मुद्रा की पूर्ति के संदर्भ में बात कर रहा है, और जो फिशर का समीकरण है वो किस में बात कर रहा है, वो मुद्रा की मांग के लिए बात कर रहा है। तो एक को प्रवाह मान रहा है, एक स्टॉक मान रहा है। तो इस तरह के जो सिद्धांत है वो यूं भी कह सकते हैं कि हम जो कैम्ब्रिज समीकरण है वो स्टॉक की बात नहीं करते हुए प्रवाह की बात कर रहा है, गत्यात्मक सिद्धांत बना रहा है। जबकि फिशर का जो समीकरण है वो पॉइंट ऑफ टाइम को देखता है। जबकि ये चर जो है इनका संबंध समय अवधि से होता है, तो ये प्रवाह की बात करते ज्यादा श्रेष्ठता को साबित करते हैं। इसके अलावा छात्रों यहां कीमत स्तर की प्रवृत्ति, फिशर के समीकरण में P सभी वस्तुओं और सेवाओं के औसत कीमत स्तर को व्यक्त करता है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में P जो है वो अंतिम उपभोग वस्तुओं की कीमत को व्यक्त करता है। फिशर के समीकरण में सामान्य कीमत स्तर में सभी प्रकार की वस्तु सेवाओं की कीमत स्तर को शामिल किया गया है, जबकि जो कैम्ब्रिज थियरी है वो कीमत स्तर में केवल उपभोग वस्तुओं की कीमत को शामिल करती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो उपभोग की बात की गई वो कीन्स ने की है, और कीन्स ने अपने समीकरण में उपभोग वस्तुओं को शामिल किया गया, इसलिए यहां कीमत स्तर में केवल उपभोग वस्तुओं की बात की गई है।
तो इस तरीके से ये कुछ बिंदु इसमें है। इसके अलावा कुछ बिंदु और भी इसमें आगे आपको बताएंगे हम इसकी श्रेष्ठता के। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कई बार ये पूछा भी जाता है कि कैम्ब्रिज सिद्धांत की श्रेष्ठता फिशर पर साबित करिए, तो वो आपको इन बिंदुओं को लेते हुए समानता और असमानता को लेते हुए साबित करना होगा। देखिए छात्रों, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि आप इनको जो पढ़ाया जा रहा है आपको हम शॉर्ट तरीके से जो भी आपको लेक्चर दे पा रहे हैं संसाधनों के अनुसार, तो आप लाइब्रेरी से किताब ले जाएं और आप किताब के अकॉर्डिंग इसको पढ़ें। जो बताया जा रहा है उसको नोट्स बनाने की कोशिश करें आप। फिर भी कोई बिंदु आपको समझ नहीं आता है तो आप किसी भी माध्यम से, चाहे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, या फिर आप फोन के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना भी आप हमें दे सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई बिंदु आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें बताएं, ताकि हम आपको स्पष्ट कर सकें और आप ज्यादा से ज्यादा इस अध्ययन का लाभ उठा सकें। धन्यवाद छात्रों। अगले वीडियो में मैं आपसे जो बात करूंगा वो एक नए टॉपिक के साथ करूंगा, क्योंकि मुद्रा परिमाण का ये कैम्ब्रिज जो थियरी है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। और इसके बाद हम जो बात करेंगे वो मुद्रा की पूर्ति के बारे में बात करेंगे। M1, M2, M3, M4 के बारे में, किस किस घटकों को उसमें शामिल किया जाता है, इन सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आप यहाँ तक पढ़ें और इनके नोट्स बनाएं। धन्यवाद।